हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हमने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि हमने पहले एंशिएंट विदेशी यात्री कवर किए हैं जिन्होंने भारत के बारे में बहुत सारे वृत्तांत दिए हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय यात्री, ठीक है। उन्होंने भारत के बारे में क्या चीज़ बोली है और किन राजाओं के दरबार में आए थे, ये हमें आज के लिए पढ़ना है। इम्पोर्टेंट इससे भी ज़्यादा न्यूज़ ये कि हमने बहुत सारे स्टेट्स के सेट्स एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जितनी भी पीडीएफ हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजी हुई हैं, है ना? सेंड की हुई हैं। तो यदि आप उनको पढ़ना चाहते हैं और उनका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो अभी आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी है ना? इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आप कितने लेवल पे कितने पानी में है ये आपको समझ में आएगा, है ना? कि किस तरीके से हमें और सुधार करना चाहिए अपनी पढ़ाई में। तो सारे के सारे एग्ज़ाम्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सभी अपलोड कर दिए हैं। तो अभी जाइए और चेक कीजिए कि कौन-कौन से एग्ज़ाम की मैंने वीडियो जो है सॉरी पीडीएफ जो है अपलोड की चुकी है, ठीक है? और इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ये भी मैं टेलीग्राम लिंक पे भेजने वाली हूँ। तो प्लीज़ जुड़ जाइए। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन विदेशी यात्री, ओके। मध्यकालीन विदेशी यात्री ये थोड़ा जो कह सकते हैं वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा खिंचेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विदेशी यात्री हैं जिन्होंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ों का वृत्तांत दिया है। चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम मार्को पोलो से, है ना। ये क्या है, वेनिस। सबसे पहले ये देख लो, ये भी पूछ लेता है एमपी से, डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये पहली बात तो कहाँ से है। तो ये मार्को पोलो कहाँ से है? इटली से। ये हमने पिछली वीडियो में भी हमने लास्ट में इसको कवर किया था, है ना, जहाँ तक आपको याद होगा। तो हम इस यहाँ से फर्स्ट से फिर से इसको ले रहे हैं, ओके। तो स्टार्टिंग हम इससे ही कर रहे हैं। देखो मार्को पोलो ये कहाँ से था? वेनिस इटली से। फिर कब आया था? 1292 और 1293 के बीच भारत में आया था, ठीक है। इसे देखो पिछली बार भी हमने पढ़ा था, इसे क्या कहते हैं? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने हैंसॉन्ग के बारे में भी पढ़ा था। यदि आपको याद है कि हमने पिछली वीडियो में हैंसॉन्ग के बारे में क्या पढ़ा था तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। मार्को पोलो जो है वो पांड्य नरेश जो है मारबर्मन कुलशेखर के शासनकाल में आया था। अब किसके शासनकाल में आया था? सबसे पहली बात तो ये है पांड्य शासकों के, ठीक है। पांड्य शासक कौन थे? मारबर्मन कुलशेखर के शासनकाल में। और दक्षिण भारत की यात्रा की और पांड्य राजा या राज्य की समृद्धि, मतलब कि उस तरह उसमें उनकी शासन जो है, राज व्यवस्था जो है किस प्रकार की थी और उनका राज्य किस प्रकार से समृद्ध है, इस बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है ना। तो उनके अनुसार पांड्य मोतियों के लिए बहुत फेमस था, ये हम भी पढ़ते हैं। और ना केवल ये, जब हम पांड्य शासक पढ़ते हैं तो उनके हम बंदरगाह पढ़ते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वो ये मोतियों के लिए फेमस होते हैं ना। देखो एक एक से फैक्टर्स में 3-4 फैक्ट हमें मिल चुके हैं। सबसे पहला वेनिस इटली का यात्री था, है ना। कब आया था? 1292-93 का। फिर किसके शासनकाल में आया था? ये पांड्य राजाओं के शासनकाल में आया था। इसका दूसरा उपनाम क्या है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। तो ये सब हमें लिखते जाना है। अब देखते हैं हम पांड्य राजा। अदरक, दालचीनी उत्पन्न होती थी यहाँ पे इस राज्य में। कौन-कौन सी चीज़ें? अदरक और दालचीनी, या है ना। फिर मार्को पोलो के वर्णन में दक्षिण की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ उसने क्या बताया कि काकतीय वंश की जो महिला है, कौन? रुद्रमा, उनका भी उल्लेख किया है। मैंने पिछली बार भी ये चीज़ बोली थी कि हमें इससे ये समझ जाना है कि रुद्रमा देवी का जो कार्यकाल है इसी के समकालीन था, है ना। फिर इधर देखो, मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाज़ों में तख्ते थे, है ना, जिन्हें जोड़ने के लिए लोहे की कील का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि नारियल की रस्सी से जोड़ते थे। देखो अभी करंट की बात है, जहाँ तक आप उत्कर्ष का यदि गौरव सर से पढ़ते होंगे, तो उन्होंने महज़ 10 दिन के भीतर ही बताया था कि एक उन्होंने जहाज़ बनाई है गोवा में, है ना? गोया या फिर कोच्चि में जहाज़ बनाई है जो कि पुनः प्राचीन तकनीकों से बनाई गई है। इसका मतलब है कि ये नारियल की रस्सों से बनाई गई है ना? तो एक बार आप उसको भी पढ़िएगा। नारियल की रस्सी से जोड़ते थे जिसे रैबिटिंग या फिर ग्रूप तकनीक कहा जाता था। क्या बोलते थे? रैबिटिंग या फिर ग्रूप तकनीक बोलते थे। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इसको क्या बोलते थे, है ना? तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि क्या किसे बोलते थे। फिर इब्न बतूता इसको सभी जानते हैं क्योंकि ये
मतलब अच्छा भी था और साथ ही साथ हमें बहुत बार पढ़ने के लिए मिलता है। यमन बतूता इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि हम जिन शासकों जैसे एमबीटी है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब के शासनकाल को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि इनका बहुत बार पूछा जाता है। तो तभी उन्हीं के कार्यकाल में ये आता है। देखो ये 1333 से 1347 ये अभी किसका कार्यकाल चल रहा है? एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का, है ना? के बीच मुरक्को, अब ये कहाँ से था मुरक्को? ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट, है ना? ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से था? मुरक्को अफ्रीका से भारत आया था। अरबी भाषा में इसने रहला लिखा। अब आपसे रहला भी पूछेंगे, साथ ही कभी-कभी पूछ लेंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज से है? तो ये किस लैंग्वेज से है? अरबी, है ना? फिर देखते हैं हम तीसरा निकोलो कोंटी। 1395 से 1469 के बीच में आया, मतलब सैयद काल भी चल रहा था, है ना? तो अब देखो इतावली है ये विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला इतावली मतलब इटालियन, है ना? इतावली यात्रा था। इसने देवराय प्रथम के शासनकाल, अब देखो देवराय प्रथम का शासनकाल कब था? इसके समकालीन हम इसे मान सकते हैं कि 1420 और 22 के समकालीन था। इस तरीके से आपको इन चीज़ों की मतलब लगा लेना है अंदाजा कि किसका कार्यकाल कब था, है ना? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? निकोलो कॉन्टी। अभी अब्दुल रज्जाक भी आएंगे, तो इस तरीके से हमें सब याद करने हैं। निकोलो कॉन्टी का जो शासनकाल है, वो सॉरी देवराय प्रथम के शासनकाल की कब आया था? ये 1420 से 22 के दौरान आया था, है ना, विजयनगर में। निकोलो कॉन्टी ने 1419 से 1444 तक की यात्रा की। उसने अरबी फारसी भाषाएं लिखी हैं। रहला कौन सी भाषा में है? अरबी, है ना? फिर तेलुगु को वह पूर्व की इटालियन भाषा कहता है। इसका मतलब है कि जब वो दक्षिण में गया था तो तेलुगु जो भाषा थी उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता थी। और साथ ही साथ जब हम कृष्णदेवराय पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ की मतलब पुष्टि भी होती है ना? तेलुगु। अब देखो फिर से देख लेंगे हम। सॉरी ये हाँ। तो तेलुगु को पूर्व का इटालियन भाषा ये कहता है ना? फिर देखते हैं अब अपन, उसने सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, चंपा और चीन की भी यात्रा की थी। फिर भारत से जाते समय कैरो मतलब काहिरा में निकोलो कोंटी की पत्नी और 2 बच्चे महामारी से कैरो या काहिरा कहाँ है? अफ्रीका में है ना? तो उसके 2 बच्चे मारे गए, बचे हुए 2 बेटों के साथ, और 1444 ईस्वी में वेनिस पूछा। कहीं-कहीं लिखा रहता है कि लास्ट में तक क्या हुआ था कि इसको, अच्छा ये नहीं बल्कि ये जब हम उसकी बात करते हैं, ये इब्न बतूता की, तो इसको एमबीडी क्या करता है? जेल में डाल देता है। बाद में बोलता है कि अब आप चीन के राजदूत के रूप में जाओ, तो वो वहाँ ना जाके सीधा अपने घर चला जाता है ना? देखो इधर पे निकोलो कोंटी के बच्चे भी खत्म हो चुके होते हैं, फिर 1444 ईस्वी में वो वेनिस पहुंच जाता है। ओके, निकोलो कोंटी की यात्रा वृत्तांत पहली बार 1492 में मूल लैटिन भाषा में प्रकाशित हुआ। ये हमें इतना याद नहीं रखना, हमें क्या याद रखना है सबसे पहले, उसने किसके शासनकाल में यात्रा की थी? तो 1420 और 22 के बीच देवराय प्रथम के कार्यकाल में यात्रा की थी, है ना? और था कहाँ से? इटावली यात्री था, है ना? तेलुगु को उसने बताया कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लैंग्वेज थी। फिर देखो अब्दुल रज़्ज़ाक आ गए, हमने इनकी बात की थी। वह फ़ारसी यात्री खुरासान मतलब फ़ारस के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में कालीकट के जमूरिन के यहाँ आया था। जमूरिन से कुछ याद आ रहा है? जो हम 17 मई लगभग 17 मई 1498 में देखते हैं, वास्को डी गामा आता है, तो उसका स्वागत जो है कौन करता है? एक हिंदू शासक जिनकी उपाधि क्या रहती है? जमोरिन, है ना? वो लोग करते हैं। तो कालीकट के जमोरिन क्या आया, और 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देखो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में कौन आया? निकोलो कॉन्टी। अब्दुल रज्जाक कब आया? ये देवराय सेकंड के शासनकाल में आया, है ना? इसने भी विजयनगर की यात्रा की और तत्पश्चात विजयनगर आया और विजयनगर के प्रशासन और सामाजिक जीवन के बारे में इसने बताया। हम्म साथ ही साथ अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब के फूल भी आवश्यक थे। पहले वाले ने तेलुगु लैंग्वेज के बारे में बताया और सेकंड वाले ने गुलाब के फूल की इम्पोर्टेंस बताई है ना? तो हमें ऐसे कुछ पॉइंट, देखो जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मैं किस किस पॉइंट को जोर दे के बोल रही हूँ आपसे, है ना? तीसरा देख लेते हैं, एथेनिशियन निकितन। इसका फर्स्ट वर्ड है, आपको याद ना हो तो ये निकितन याद कर लेना, है ना? 1470 से 1474 के बीच आया। ये रूसी घोड़े का व्यापारी था।
देखो मैन है ये रूस से था, निकितन। निकितन कहाँ से था? रूस से, है ना? फिर ये कब आया? मोहम्मद तिती। जब अपन वो पढ़ते हैं, साउथ की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब हमें ये आता है बहमनी साम्राज्य के बारे में। जब मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ये देखो बहमनी राज्य की यात्रा करता है। निकितन भारत में आने वाला प्रथम रूसी यात्री है। देखो अब ये हो गया ना कि प्रथम रूसी यात्री, साथ में साथ मोहम्मद तृतीय, बहमनी साम्राज्य का जो शासक मोहम्मद तृतीय होता है उसके शासनकाल में आता है। और साथ ही भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला प्रथम यात्री, इसको मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आप नोट कर लो कि पहली बात तो ये रूस से था निकितन। किसके शासनकाल में आया था? बहमनी साम्राज्य के कौन? मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था, है ना? और फिर ये जो है भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला प्रथम था, है ना? तो ये जो 3 पॉइंट हैं आपको ये बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। ओके, अब डुआर्ड बारबोसा ये देखेंगे हम। अ, देवराय के शासनकाल में आते हैं ये। पुर्तगाली यात्री 1500 से 1516 के बीच। देखो जो हम कृष्णदेवराय का शासनकाल लगभग 1509 से 1530 तक देखते हैं महज, है ना? इम्पोर्टेंट शासनकाल है जो था उसका। तो 1509 से 1530 के बीच। अब ये कब आया है? या 1500 से 1530 के बीच हम जो कृष्णदेवराय जी का है शासनकाल देखते हैं। अब ये कब आया? 1500 से 1516, मतलब कि ये इनके दरबार में आया था। के बीच पुर्तगाली अधिकारी, कौन फारस का था, कौन इटली का था, कौन, है ना, कहाँ से था, कौन रूस से था, ये सब आपको लिखते जाना, एक साइड बनाते जाइए। और किसने कौन सी चीज का वर्णन किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? पहले तो ये देखो ये पुर्तगाली यात्री था, है ना? पुर्तगाली अधिकारी के रूप में ये रहा। इसने पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुर्क। लगभग अल्बुकर्क का शासनकाल कब था? हाँ, 1509 से ही स्टार्ट हुआ था 1515 तक, है ना? फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद कौन आता है? गवर्नर अल्बुकर्क आता है। ओके, तो उसका ये द्विभाषीय कार्य करता है ना? ओके, इसने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। बारभूषण ने लिखा है कि विजयनगर में सती प्रथा विद्यमान थी। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में है कि ये सती प्रथा विद्यमान होने के बारे में पुष्टि करता है। सेकंड, ये जो है पुर्तगाली यात्री था, है ना? यात्री कहाँ से था? सबसे पहले ये बहुत अच्छे से आपको लिख लेना है क्योंकि एमपी सेट यही पूछता है। और अभी जो 25 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें भी किसी के बारे में उसने पूछा हुआ था, है ना? देखो और इसके बारे में लिंगायतों, चेट्टियारों, चेट्टी मतलब कि जो व्यापारी होते हैं, है ना? और साउथ में इनको चेट्टी बोलते हैं। और ब्राह्मणों में यह प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये बता रहा है। देखो ये बड़े खो गए, है ना? लिंगायतों मतलब ये शैव धर्म से रिलेटेड है ना? तो ये और चेट्टी और ब्राह्मण, इन लोग ये प्रथा इनमें प्रचलित नहीं थी। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको हमें नोट डाउन करते जाना, ठीक है? मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता, ना कैम्बे मलक्का के बिना, अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनना है। देखो ये चीज बोली है बारबोसा ने। तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो इम्पोर्टेंट नहीं है भारत के, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि भूले भटके दे दिया एग्जाम ने। देखो बार्थुमा के बारे में पढ़ता है। इटली के बोलोग्ना में जन्मे इस इटालियन यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी, बार्थुमा ने, है ना? और अपने भारत अनुभव के बारे में, विशेषकर विजयनगर के बारे में 4 से 5 हमने पढ़ लिए हैं जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान यात्रा करते हैं, है ना? तो बार्थुमा ने महमूद बेगड़ की कीर्ति का यूरोप तक, महमूद बेगड़ा सुने हैं आपने? तो उसके बारे में जो बार्थुमा है वो वर्णन करता है। है ना? मक्का जाने वाले पहले गैर मुस्लिम यूरोपीय यात्री थे। अब ये कभी भी आपसे पूछ सकता है कि ये वो कौन सा मुस्लिम, गैर मुस्लिम यूरोपीय यात्री है जो मक्का गया, तो वो कौन सा था? बार्थुमा, ठीक है? ये चीजें भी हमें नोट डाउन करते जाना है, बाद में पता चलती है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो डोमिंगो पायस, इससे पहले पुर्तगाली यात्री कौन था? बारबोसा। इस बार कौन है पुर्तगाली यात्री? डोमिंगो पायस। ये भी कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की। विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली नगर बताया, है ना? वैसे ही अल मसूदी और सुलेमान आते हैं तो वो भी यही चीज बताते हैं कि जैसे वो राष्ट्रकूटों के समय आए तो उनको बहुत महान बताया। उसी प्रकार से इन्होंने भी विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली माना, है ना? पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया था
तो यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो देखिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हमने एंशिएंट विदेशी यात्री कब के कवर कर लिए हैं और अब जो है वो मिडाइवल चल रहे हैं। ठीक है। अब फर्डानीस नूनीस, ये है पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी अच्युत राय देव राय। देखो आरबिडू, है ना, या फिर हम 3-4 वंश पढ़ते हैं। जब विजयनगर जो संगम काल स्टार्ट होता है, उसके बाद जितने भी क्या बोलते हैं काल रहते हैं, उसके आधार पर 3 कालों में बाँटा या 3 वंशों 3-4 वंशों में बाँटा है ना? तो उसमें भी अच्युत राय रहते हैं, उसके शासनकाल में कौन आया था? फर्डानिंस नूनेज आया था। ये पूछते हैं। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय जब पढ़ते हैं, फिर अच्युत देवराय, कृष्णदेवराय, ये सब आते हैं तो हमें इनके बारे में पढ़ना रहता है ना। फिर सीजर फ्रेडरिक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वेनिस निवासी, ये पहली बात तो वेनिस रोम इटली निवासी थे। फिर इस इटालियन यात्री ने तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? आई थिंक 1565 में हुआ था, है ना। के बाद विजयनगर की यात्रा की और विजयनगर के विनिष्ट वैभव का वर्णन किया, मतलब कि अब कुछ भी नहीं बचा था और खत्म हो चुका था उसके बाद। क्योंकि उन्होंने युद्ध में ही सारी संपत्ति लगा दी थी, तो वो बचा था कि कुछ भी नहीं बचा वहां पे। देखो इसने बोला कि विजयनगर को बेरेंजर बोला। फिर श्रीजर फ्रेडरिक के अनुसार विजयनगर महज 24 मील तक बस घेरे में बना हुआ था। देखो इतना बड़ा साम्राज्य ध्वस्त हो गया, उसके बारे में ये बताता, क्योंकि ये लास्ट वहां पे जब हो चुकी थी चीजें, तब आया था 1565 के बाद, है ना। सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं थॉमस स्टीवेंस। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था ये, गोवा में आया, है ना। थॉमस स्टीवेंस, इसके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं। हम हॉकिंस से स्टार्ट कर देते हैं, थॉमस रो से स्टार्ट कर देते हैं, तो मिडन हॉल से स्टार्ट कर दे, लेकिन थॉमस स्टीवेंस के बारे में हमने काफी कम पढ़ा है। ठीक है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि थॉमस स्टीवेंस भारत में आने वाला प्रथम यात्री था अंग्रेजी। फिर जॉन मिंडेल हॉल के बारे में हम देखते हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, 1599 में भी ये आया था। पहली बात तो डेट भी याद रखनी है। और ये स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, है ना। फिर ये 7 वर्ष तक रहा था। मिंडेल हॉल गुजरात में व्यापार करने हेतु फरमान प्राप्त करने का इसने प्रयास किया था, है ना। अब देखो 1599 में आया, तो ये किसके शासनकाल में आया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किसके शासनकाल में आया, तो जल्दी बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि किसके शासन में 1599 के काल में आया। फिर मोन्सेरेट, मोन्सेरेट पुर्तगाली पादरी था। कहाँ था? पुर्तगाली पादरी था। मोन्सेरेट पुर्तगाली था। ये काबुल अभियान में अकबर के साथ था। यह भारत में बालनाही संप्रदाय का उल्लेख करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालनाही संप्रदाय का उल्लेख किस यात्री ने किया है, तो वो मोन्सेरेट। और इसने सिलेंडर और पिस्टन सीजिंग तकनीक का भी उल्लेख किया है। ठीक है। फिर रॉल्फ फिंच, देखिए जहां तक मैंने आपको बता दिया था कि ये जो था हॉकिंस के साथ भी आया था। 2 फिंच हैं, एक 2 फिंच नाम है। फिंच नाम से 2 इंसान हैं। एक रॉल्फ फिंच रहता है और एक रहता है जो अकबर के काल में ही आता है, लेकिन जहांगीर के काल तक पहुंचता है 1608 और 9 में, है ना। तो वो जो रहता है वो फैक्ट्री लगाने के लिए उनसे इजाजत मांगने के लिए आता है उस उद्देश्य से, है ना। जो कि अनारकली की दंत कथा के बारे में भी बताता है, तो वो वही था। देखो फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाला प्रथम मिडन हॉल कहाँ आया था? गुजरात में, है ना। हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पे। देखो स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम था और गुजरात आया हुआ था। और ये रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाला प्रथम था, है ना। और स्टीवंस जो था वो प्रथम ही था, कहीं भी कैसे भी बस प्रथम आया हुआ था। इन शहरों को लंदन से भी बड़ा बताया इसने, फतेहपुर सीकरी और आगरा को, है ना। इन शहरों को लंदन से भी बड़ा होता है। यह भारत का प्रथम मुगल शासक अकबर था। इस समय कौन था? देखो 1583 1591 के बीच आया था, तो इस समय कौन था? अकबर था, है ना। रॉल्फ फिंच ही वह यूरोपीय यात्री था जिसका गुजरात में अपहरण वगैरह, दैट मीन्स उसके सामान को चुरा लिया था। भारत के विषय में सर्वप्रथम इसने ही लिखा है। गोल्डी आता है। गोल्डी, देखो गोल्ड किसके कारण में ज्यादा था, ऐसे कुछ हम जोड़ सकते हैं, या फिर जिसने अच्छे काम किए हैं अकबर को मान सकते हैं ना। अब आप धर्म को अलग करके हम यहाँ पे बस पढ़ने वाले। देखो एक रॉल्फ फिंच था, एक विलियम फिंच था। तो विलियम फिंच इधर आया था
हमने 1608 और 9 के बारे में बात की, हॉकिंस के साथ आया था। और जो रॉल्फ फिंच है वो अकबर के शासनकाल में था, है ना? तो ये देखो, सबसे पहले उसको मैं यहाँ कर देती हूँ। विलियम फिंच 1608 1611 के बीच में आया था। ये हॉकिंस के साथ ही 1608 में सूरत आया, है ना? फिंच ने मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों, शहरों आदियों के बारे में वर्णन किया था, और जो कि किसी अन्य यात्री ने नहीं किया था। उसने बुलंद दरवाजे की सारी दुनिया में सबसे ऊंचा और भव्य माना। देखो, हाँ, रॉल्फ फिंच जो है उसने क्या बोला है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी उसके लंदन से भी बड़े हैं, है ना? और अभी विलियम फिंच आते हैं तो वो क्या बोलता है, बुलंद जो दरवाजा है वो सारी दुनिया में सबसे ऊंचा और भव्य माना है। लाहौर को सबसे बड़ा शहर माना है उसने, है ना? इन दोनों के बीच जो डिफरेंट है उसको हमें बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करना है, तो पॉइंट आउट करना आप मत भूलिएगा, ठीक है? विलियम फिंच ने बंदी गिरहों का उल्लेख किया है और फांसी की प्राप्त कैदियों को रोहतांग को दुर्ग और आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी ग्वालियर, देखो, ग्वालियर में बहुत सारे लोगों को डाला जाता था। जैसे हम सिखों के बारे में पढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, किसी को भी लाके ग्वालियर में ही डाल देते थे। ये चीज़ भी हम आगे पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, पता होगा आपको, है ना? और रणथंभौर दुर्ग में रखे जाते थे। 2 दुर्ग हैं, पहला एक ग्वालियर, फिर एक रणथंभौर, है ना? एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में। केवल विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। साफ क्वेश्चन आ सका है कि कौन एक केवल एक है जिसने अनारकली के बारे में मतलब बोला है ना? फिंच ने हिंदुस्तान के 3 व्यापारिक मार्गों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। पहला सूरत से आगरा मार्ग जो बुरहानपुर होकर जाता था, फिर आगरा से अहमदाबाद, ठीक है? फिर लाहौर और काबुल मार्ग, है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने सेल्फ नोट ना बना के इनके बारे में डिटेलिंग, क्योंकि ये सारे ही चीज़ें, सारे ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं खुद के नोट ना बना के डायरेक्ट आपको पढ़ा दूँ, है ना? इससे हमारा समय भी बचेगा और आपसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट भी आपको मिलेंगे, है ना? बुलंद दरवाजे को उसने सारी दुनिया में सबसे ऊंचा बोला, देखो, फिर से हमने यही पढ़ लिया। फिंच ने आगरा के किले के विस्तार से वर्णन किया, है ना? लेकिन जो रॉल्फ फिंच है उसने तो भी दिया था कि आगरा और वो स्थान जो है वो तो लंदन से भी बड़ा है, उसने ये बोला था, है ना? फिर अब देखते हैं, हम विलियम हॉकिंस पे आ गए हैं हम, क्योंकि ये विलियम जो फिंच है उसी के साथ आया था। देखो, विलियम विलियम लगा हुआ है, तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेना कि रॉल्फ फिंच ना होके विलियम फिंच जो है विलियम हॉकिंस के साथ आया था। इसका कार्यकाल भी सेम है क्योंकि वो उसी के साथ तो आया था ना। यह आगरा के जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम, कौन था उस समय ब्रिटिश शासक जो थे? जेम्स प्रथम, राजदूत के रूप में आया। देखो, ये पूछ लेंगे, जेम्स द्वितीय प्रथम बोल लेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट को भी आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है ना? राजपूत के रूप में राजदूत के रूप में आया, राजपूत नहीं, राजदूत, एम्बेसडर। उसका उल्लेख भारत में अंग्रेजी के लिए व्यापार अधिकार प्राप्त करना है। देखो, 8 में स्टार्ट किया उसने आना, 9 तक वो पहुंचा था, 1609। लेकिन अस्थायी तौर पे उन्होंने क्या करा था कि सूरत में उन्होंने अपनी कोठी खोल ली थी, 1608 की ही बात है ये, है ना? तो ये चीज़ में हमें याद रखनी है। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था, उससे खुश होके, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है उससे खुश होके, और हॉकिंस व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में असफल रहा। देखो, 400 का मनसब दिया था, इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी इसको, है ना? ये लिखा है, इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि भी दी थी, है ना? फिर हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में लैंग्वेज में बात की थी, तो वो उससे प्रभावित हुआ था, उसी के उससे खुश होके उसने दिया था, है ना? फिर हॉकिंस ने जहांगीर की दिनचर्या का वर्णन किया। दैनिक नमाज के बाद जहांगीर बाहर आकर झरोखा दर्शन देता है। फिर हॉकिंस ने दरबार एवं दरबारी कानून के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया है। ये बस इम्पोर्टेंट है कि हॉकिंस को इसने पहली बात तो मना कर दिया था, दूसरा वो कब आया था? 1608 1609 में। फिर 400 का मनसब दिया था और खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। हॉकिंस लिखता है कि भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है। अब ये किसने बोला? स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाएगा और आपसे पूछ लेंगे कि किस यात्री ने ये बोला था। तो देखो, भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है क्योंकि सभी देशों के व्यापारी अपने सिक्कों के बदले यहाँ से माल ले जाते हैं। यही तो है, वर्णन कर करके वो खुद ही ले गए पूरा माल। चांदी यहाँ आती है और यहाँ से फिर कहीं नहीं जाती है। जब हम पिल्ली पढ़ रहे थे, पिल्ली,
इंसिडेंट में जब हम उसकी भी यात्री पढ़ रहे थे, तो वो भी दुःख वो बल्कि सोने के मामले में दुःख ज़ाहिर करता है कि रोम से पूरा सोना निकल के बाहर जा रहा है ना? और वहाँ से नहीं आता। फिर टॉमस रो देखते हैं, इसको मिल जाती है इजाज़त। ये कब आया था? 1615 में। डेट्स याद रखना। एमपीपीएससी डेट्स को ही बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट मानता है, ये समझ लो तुम, है ना? उसका फ़ेवरेट टॉपिक होता है नहीं, डेट भी बताओ, फिर सन भी बताओ, है ना? तो ये चीज़ें भी हमको बहुत अच्छे से नोट करनी है। 1615 में एक शिष्टमंडल लेके वो भारत आया था टॉमस रो। टॉमस रो कहाँ-कहाँ गया था पहले तो? अजमेर, फिर मांडू। मांडू कहाँ है? धार में। धार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये चीज़ याद रखनी है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको बनना चाहिए ये चीज़। छोटी-छोटी चीज़ें। और हाँ, हमने एक टारगेट लिया है, जैसे ही 100 कंप्लीट होते हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो मैं आपको जल्द से जल्द जो परीक्षा धाम है एमपी की, जो कि 50 नंबर की आने वाली है, वो हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? फिर अहमदाबाद की यात्रा के दौरान जहांगीर के साथ रहा और इसे पूर्वी द्वीपों का यात्री कहा जाता है ना? सॉरी, यात्री नहीं कहा जाता, इसने क्या है, बुक लिखी है पूर्वी द्वीपों की यात्रा, है ना? तो ये पुस्तक भी पूछ लेंगे कि पूर्वी द्वीपों की यात्रा किसने लिखी है। इसने क्या बताया कि मुगल दरबार के षड्यंत्रों, धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण इसने दिया है। मतलब गृह युद्ध में फंसा रहता था, तो उस प्रकार से उसने बताया कि आंतरिक में मतलब आंतरिक मामलों में क्या-क्या चीज़ें चलती थी। फिर टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में अंग्रेजी व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया। इसने कर लिया था। तो उस प्रकार से फिर हम देखते हैं 1611 में तो मसूलीपट्टनम ये खुलती है ना? क्या बोलते हैं वो फैक्ट्री। फिर टॉमस रो सर्वप्रथम 1616 में अजमेर में जहांगीर से मिला था। कहाँ मिला था? अजमेर में। फिर वो मांडू गया, अहमदाबाद की बल्कि उसने यात्रा की थी। ये चीज़ वो उसने इधर बता दी है। फिर देखते हैं हम 1619 में कुल 3 वर्ष आगरा रहा था वो। फिर टॉमस रो के साथ उसका पादरी भी आया था, एडवर्ड टेरी। ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी, बट हो सकता है कि पूछ ले। पहली बात तो उसने पूर्वी द्वीपों की यात्रा एक बोला, धोखाधड़ी और षड्यंत्र के बारे में बताया कि मुगल शासकों में चलती थी। दूसरा, वो सफल होता है जहांगीर से फैक्ट्री लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए, इजाज़त माँगने के लिए, ठीक है? कहाँ-कहाँ जाता है वो? अजमेर, अहमदाबाद, मांडू जाता है। फिर थॉमस रो ने, ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, अब आ रहा है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि टॉमस रो ने, ये मैं इधर कर देती हूँ। टॉमस रो ने नूरजहां गुट और खुसरो प्रकरण का उल्लेख करता है। नूरजहां गुट आपको याद होगा, उसके भाई भी उसमें शामिल होते हैं, उसके माँ-बाप भी उसमें शामिल होता है और खुसरो का भी शामिल होता है ना? तो नूरजहां गुट के बारे में और खुसरो प्रकरण के बारे में उल्लेख करता है टॉमस रो। जहांगीर के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का भी वर्णन करता है ना? फिर एशिया को धनाढ्य करने के लिए यूरोप खून बहाता है, ये चीज़ बोली है। अभी देखो हमने इससे पहले क्या हॉकिंस के बारे में भी पढ़ा था, तो वो क्या बोल रहा था कि ये इस चांदी से समृद्ध है और ऊपर से पूरे राष्ट्र जो है वो चांदी लेके यहाँ पे आते हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन चांदी भारत से वापस नहीं जाती। अब ये क्या बोल रहा है, एशिया को धनाढ्य करने के लिए, मतलब कि उसको समृद्ध बनाने के लिए यूरोप जो है खून बहाता, ये ऐसा बोल रहा था। फिर टॉमस रो ने लिखा है कि मुगल दरबार में मुस्लिम मौलवाओं, शास्त्र, ज्योतिष और गणित का उनको ज्ञान था, है ना? फिर आप देखो थॉमस कोहेट के बारे में देखते हैं हम। वह जहांगीर से थॉमस रो के साथ आया था। टॉमस रो के साथ आया था, देखो। विलियम फिंच, विलियम हॉकिंस के साथ आए थे। फिर यहाँ पे टॉमस कोएट जो है टॉमस रो के साथ आए थे, है ना? थॉमस 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 विलियम विलियम, इस चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोएट ने जहांगीर के दैनिक क्रियाकलाप, मनोरंजन के साधन, झरोखा दर्शन एवं तुलादान का वर्णन किया था। उसने मीना बाजार के बारे में भी वर्णन किया था। ये फैक्ट इसका इम्पोर्टेंट है। मीना बाजार के बारे में किसने वर्णन किया था? थॉमस कोएट ने, है ना? दिसंबर 1617 में सूरत में इसकी मृत्यु हुई थी यहीं पे। यद्यपि कोएट जहांगीर के समय भारत आया, किंतु वह लिखता है कि एक बार लाहौर से दिल्ली आते समय अकबर ने अपनी माँ हमीदा बेगम की पालकी को करने दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना? कई बार पूछते भी हैं। अकबर के बारे में इसने बताया, आया तो ये जहांगीर के दरबार में था, लेकिन इसने बोला देखो
इसने सुना होगा किसी के मुंह से, तभी इसने बताया कि एक बार लाहौर से दिल्ली आते समय, कहाँ, लाहौर से दिल्ली आते समय अकबर ने अपनी माँ हमीदा बेगम की पालकी को कंधा दिया था। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि किसने बोला है, तो थॉमस रो के साथ कौन आया था, थॉमस कोएट है ना, उसने ही ये चीज़ बोली है। फिर एडमंड टेरी के बारे में पढ़ते हैं हम, ये भी काफ़ी अच्छा वर्णन करता है। टेरी सर टॉमस रो का पादरी था, है ना, एडमंड टेरी टॉमस रो का पादरी था, ये भी साथ में आया था। जहांगीर के काल में भारत आया और मांडू में सर्वप्रथम जहांगीर से ये मिला। देखो जैसे हमने टॉमस रो के बारे में पढ़ा था, ये अजमेर जाता है, फिर मांडू जाता है, फिर अहमदाबाद जाता है, तो मांडू में ही एडमंड टेरी जो है जहांगीर से मिलता है। फिर टेरी के अनुसार जहांगीर गंगा जल का पान करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेरी, कि वो गंगा जल का पान करता था और अपनी माँ का बहुत आदर करता था। कौन, जहांगीर। जब वो पालकी में बैठ जाती थी तो कंधा भी देता था। देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट, कोएट क्या बोल रहा है, कंधा कौन देता था, अकबर अपनी माँ को। वहीं एडमंड टेरी को क्या बोल रहा है कि वो अपनी माँ को कंधा देता था। हो सकता है कि कोएट, हो सकता है कि वो अकबर के बारे में ना बोल के जहांगीर के बारे में बोल रहा था, लेकिन हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने जिसके बारे में बोला है हमें वो इम्पोर्टेंट रखना है। किसको क्या गलतफहमी हो गई है ये चीज़ हमें नहीं देखनी है ना। टेरी ने तत्कालीन सिक्कों का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत के सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से अधिक विशुद्ध थे, शुद्ध थे, है ना। भारत का रुपया कौन सा था, सिक्का रुपया कहलाता था उस टाइम पे। देखो सिक्का जो था रुपया कहलाता था, है ना। शेरशाह सूरी द्वारा, हम पढ़ते हैं जब शेरशाह सूरी को, तो सिक्का नहीं रुपया नाम से वो चलाता है, तो इस समय भी यही चल रहे थे। टेरी के अनुसार महमूदी नामक सिक्का गुजरात से मिला है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, महमूदी सिक्का कहाँ से मिला, महमूदी सिक्का कहाँ से मिला, ये गुजरात से, है ना। एडमंड टेरी की पुस्तक क्या है, अ वॉयज टू ईस्ट इंडिया, है ना। ओके, टेरी ने जहांगीर को क्रूरता और दयालुता का दो विपरीत गुणों का मिश्रण कहा है। टेरी मुगल छावनी का भी वर्णन करता है। देखो जहांगीर को बोलता है ये क्रूरता और दयालुता का मिश्रण है ना, विपरीत मिश्रण है इसके अंदर। ओके, देख लेते हैं फ्रांसिस पेलशॉट, ये डच गुमास्ता जहांगीर के काल में 1618 में आया हुआ था। जहांगीर के काल में ही भारत आया और आगरा में डच टकसाल अध्यक्ष बना। पेलशॉट ने बयाना मतलब कि राजस्थान, ये चीज़ आ चुकी है क्वेश्चन में। एमपीपीएससी का जो 25 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछ लिया था कि नील उत्पादकों जो है, नील उत्पादक वो कहाँ होते थे, तो ये देखो साफ साफ लिखा है बयाना में। ये ऑप्शन भी आया था और इसका यही आंसर था। अब तो क्वेश्चन आया था तो आंसर तो हो गई है ना। तो नील उत्पादक स्थान पूछा था तो कहाँ है, ये बयाना में। देखो एक एक से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है ना। पेलशॉट ने रिमोन्स्ट्रेटिव में भारत की आम जनता की भीषण गरीबी के बारे में भी वर्णन करता है ना। ओके, रिमोन्स्ट्रेटिव के बारे में भी बताता है वो। फिर पित्रदेला वाली, ये कब आते हैं, जहांगीर के समय ही आता है। पीटर मुंडी, ये देखो इतावली यात्री रहता है, शाहजहां के शासन में आता है ये। और ना केवल ये शाहजहां के समय दक्षिण की जो भीषण दुर्भिक्ष है, मतलब कि भूकंप या फिर बाढ़ वगैरह या फिर महामारी जो है उसके बारे में भी, ये भीषण दुर्भिक्ष के बारे में वर्णन करता है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीटर मुंडी, है ना। फिर ट्रेवेनियर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में यात्री 6 बार आया था ये। कौन कौन से, पहली बात तो ये जौहरी था ट्रेवेनियर। सूरत, आगरा, बुरहानपुर, ढाका, गोवा, गोलकुंडा आदि शहरों की वर्णन करता है। पीछे से ये क्या था, जौहरी। डायरेक्ट ये भी पूछ लेते कि जौहरी था, ये क्या था। हीरों के व्यापार और खनिजों के बारे में विस्तृत बताता है भारत के, और वही सिक्के, माप तौल आदि के बारे में वर्णन करता है। ये कौन कौन से शासनकाल में आया था, औरंगजेब और शाहजहां के कारण, है ना। ट्रेवल इन इंडिया इसकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछी गई है ना। 1776 में ये प्रकाशित होती है। फिर ट्रेवेनियर ने 1641-42 में आगरा की यात्रा की और लिखा कि 20,000 लोग, इसी के बारे में तो पता चलता है, तभी हमें पता चला है कि ताजमहल में कितने लोग लगे हुए थे। तो 20,000 ताजमहल के निर्माण के लिए थे। और तख्ते ताऊत का भी वो ब्यौरा देता है। यात्रियों में इसका साथी कौन था, दलांद था, दौलिए दलांद। 1776 में द सिक्स बॉयज़,
ये द सिक्स बॉयज़ लिखता है, साथ में ट्रेवल इन इंडिया लिखता है ना। और इसके अकॉर्डिंग इसने बोला शाहजहाँ वैसे भी शासन करता था जैसे कि एक पिता अपने बच्चों पे, तो उसके बारे में दयालुता का वर्णन करता है ना। और गोलकुंडा के हीरो की खान के बारे में भी काफ़ी लिखता है। गोलकुंडा को उसने क्या बोला है, भावनगर। देखो इसके बारे में काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमें नोट डाउन करते चलना है ना। फिर ट्रेवलियर ने कीमत जो है कीमती पत्थर को तराशने की गति बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव की जानकारी दी है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ गया यूजीसी नेट में, है ना। किसने बोला है, या फिर कि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कीमती पत्थरों को तराशने के लिए कौन सी चीज़ युक्ति का हम यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी था, बेल्ट ड्राइव, है ना, बेल्ट ड्राइव। और ये किसने बताया, ट्रेवलियर ने। वैलेंटाइन बॉल ने ट्रेवलियर की यात्रा वृत्तांतों को अंग्रेजी अनुवाद ट्रेवल्स इन इंडिया के नाम से किया, उसकी पुस्तक ही थी भाई। मैन डेसलो, ये भी शाहजहाँ के काल में आता है। मनुची, ये भी इतालवी यात्री था। वेनिस को छोड़कर भारत की यात्राओं के लिए रवाना होता है। दारा शिकोह के तोपची के रूप में आता है मनुची, मनुची तोपची, है ना। इस तरीके से आप इसको कर लेना। तो ये दारा शिकोह का तोपची रहता है। फिर उसके बारे में बताता है, चिकित्सक उसका पेशा था, है ना। युद्ध के बारे में भी बताता है कि गृह युद्ध छिड़ गया था और ये सब एक दूसरे से लड़ने लगे थे। दारा की मृत्यु को इसने आंखों से देखा हुआ था। उत्तराधिकारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, अभी जैसे कि हमने बोला है। फिर मनुची ने स्टूडियो डी मोगोर नामक पुस्तक, मुगल काल, उसके बारे में वर्णन किया है। कौन सी पुस्तक थी, स्टूडियो डी मोगोर, है ना। मैंने आपसे आगे से ही बोला था कि जो है थोड़ा सा लेक्चर जो है लंबा खिंच जाएगा, है ना। 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण इसने बोला है इसको। फ्रांसिस बर्नियर, जैसे ट्रेवलियर इम्पोर्टेंट है वैसे ही फ्रांसिस बर्नियर इम्पोर्टेंट है। ये फ्रांसीसी यात्री चिकित्सक था। ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध का साक्षी था। मनुची भी था, ये भी था, है ना। बर्नियर ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, गोवा के पुर्तगाली तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में भी कार्य किया है। बर्नियर ने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, देखो ट्रेवल इन इंडिया, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये किसने लिखा था, बर्नियर ने, है ना। ट्रेवलियर बर्नियर एक साथ थोड़ा सा सेम सा लगता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पुस्तक लिखी थी। और सिक्स बॉयज़ भी इसने ट्रेवलियर ने लिखी थी, ना कि बर्नियर ने। बर्नियर ने जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण और कृषि की अपेक्षा का वर्णन किया है। बर्नियर की पुस्तक राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध, आपको याद होगा कि उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, है ना, औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच, तो उसके बारे में इसने बताया है। लुई 14वें को समर्पित की थी। तो ये फ्रांसीसी राजा था लुई 14वां, है ना, उसको समर्पित की थी। फिर भारत में उसका संरक्षण दानिशमंद खां ने, संरक्षक कौन था, दानिशमंद खां, है ना। उसके अनुसार दक्कन हिंदुस्तान के सैनिकों की खुराक थी। दैट मीन्स जैसे हम बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी था, वो भी दक्कन में जाता था, है ना, उसको नियंत्रित करने के लिए। एमबीटी ने भी 1327 में जब अपनी राजधानी परिवर्तित करता है, तो वो भी दक्षिण को नियंत्रित करने की कोशिश में करता है ना। बर्नियर राज की कारखानों एवं सती प्रथा का भी वर्णन करता है। ओके, कुछ ही बचे हैं, 1-2 और, फिर इसके बाद हम अपना जो लेक्चर है वो करते हैं ख़त्म। विलियम नॉरिस, ये ब्रिटिश इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट का दूत था, है ना, और ये औरंगजेब के समय में आया था। मुगल काल और अन्य विदेशी, निकोलसन रहते हैं और विंटन रहते हैं, ये आप देख लीजिएगा। बाकी हमने सारा जो है इम्पोर्टेंट कवर कर लिया है। और हाँ, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम मॉडर्न की बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।